हेलो क्लास 8 आईसीएससी स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट किया था। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि जो प्लांट बॉडी है उसमें फूड किस तरीके से लीव्स से वेरियस पार्ट्स में जाता है, और हमने ये भी समझा था कि जो रूट्स हैं वो जो प्लांट्स जो वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब कर रही हैं वो कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में सीखी थी। इसके अलावा आपने उस चैप्टर के अंदर और भी कई चीज़ें एक्स्ट्रा जानी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ओके, जो फूड है वो कौन सी फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, सॉल्युबल फॉर्म दैट इज़ सुक्रोज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था, वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना। होमवर्क ज़रूर किया करें भाई, क्योंकि बच्चे जो पिछली बार पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्वेश्चन पक्का आता है, होमवर्क से तो पक्का ही आता है। ओके, तो इसलिए होमवर्क बिल्कुल अवॉइड ना करें, आएगा ही आएगा। ठीक, तो कुछ मैंने होमवर्क आप लोगों को दिया था, वो ज़रूर आप लोग अपने लेवल पे कंप्लीट कर लीजिएगा, मंगवा लिया जाएगा कभी भी, वो बता दिया जाएगा आपको पहले ही। अब यहाँ पर लास्ट में आप लोगों ने एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो वो लिख लिया होगा, वाटर की इम्पोर्टेंस फोटोसिंथेसिस, कूलिंग इफेक्ट वगैरह के लिए। एक क्वेश्चन आप लोग और लिखो वहीं ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन और लिखिए, रोल ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा का रोल ये नहीं हुआ था, तो स्टोमेटा क्या है वो तो पता ही है, आंसर लिख लो इसका। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा, उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, जैसे ये लीफ है, तो इस लीफ में ये जगह जगह टाइनी पोर्स हैं सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। पोर्स को बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है, गार्ड सेल्स को स्टोमेटा नहीं बोलेंगे। इन्हीं पोर्स को क्या कहा जाता है, ये मैं डार्क कर रही हूँ इसको, इसी को कहेंगे स्टोमा, और प्लूरल वर्ड क्या होगा इसका, स्टोमेटा। ठीक है, एक की बात हो रही है तो स्टोमा, बहुत सारों की बात हो रही है तो स्टोमेटा। यहाँ पर रोल पूछ रहा है तो रोल आप लोग लिख लो। फंक्शन क्या है स्टोमेटा के, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। नंबर 1, गैसियस एक्सचेंज, पहला तो यही रोल है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्यों भाई, CO2 कहाँ से एंटर करेगा, इन्हीं से एंटर करेगा, और O2 कहाँ से निकलेगा, इन्हीं से निकलेगा। CO2 एंटर करेगा ना फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन भी लिबरेट होती है, तो वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी। तो इसलिए गैसियस एक्सचेंज, एक गैस अंदर जा रही है, दूसरी गैस बाहर निकल रही है। और दूसरा ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस भी यहीं से ही होता है, ट्रांसपिरेशन ब्रैकेट में वाटर लॉस। तो ये दो रोल्स किसके हो गए, स्टोमेटा के। चलो इतना हो गया है कंप्लीट, ये आप लोग लिख लीजिए। अगले चैप्टर की हेडिंग बनाइए, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। हाँ जी क्लास, अब इसको समझते हैं। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम सब पढ़ चुके हैं प्लांट्स वाले सेक्शन में। आप लोगों को जो चैप्टर कंप्लीट कराया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें बताया गया था ना कि स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी कि पहले हमने डिटेल में समझा था कि रिप्रोडक्शन क्या है।
और इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस समझा था, तो मैं वापस रिकॉल करवा देती हूँ। हालांकि उतना डिटेल में अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ आपको पहले कवर अप करवाई जा चुकी है। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है इज़ बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, जैसे कोई पेरेंट्स हैं तो उन पेरेंट्स से सिमिलर, उनसे मिलते जुलते, डिट्टो तो होंगे नहीं, हाँ, तो सिमिलर ऑफस्प्रिंग जनरेट करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग यानी कि चाइल्ड। ओके, तो सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना फ्रॉम पेरेंट्स, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये क्यों ज़रूरी है, इसका सिग्निफिकेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्यों ज़रूरी है भाई सिग्निफिकेंस, क्यों, क्योंकि फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो जो 2 बच्चे हैं वो नेचुरल बात है पेरेंट्स से मिलते जुलते तो होंगे ही। तो ये जो सिमिलर ऑफस्प्रिंग हैं पेरेंट्स के, ये जो 2 बच्चे हैं, तो पेरेंट्स रिप्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं दे गॉट प्रोड्यूस्ड। तो इस कंडीशन में हमने इसको यहाँ रिप्रोडक्शन बोला। और सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, ताकि स्पीशीज़ जो है वो आगे बढ़ती रहे, मतलब कोई फैमिली ख़त्म ना हो जाए, एक तरीके से वो आगे प्रोसीड करता रहे। ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऐसे तो स्पीशीज़ विल गेट एक्सटेंट वन डे, ऐसा होगा। ये सब पढ़ाया जा चुका है पहले ही, वही मैं रिकॉल करवा रही हूँ आप लोगों को। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने और क्या सीखा था, आप लोगों को बताया गया था कि रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करने के लिए, मतलब एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए अगर एक पेरेंट पार्टिसिपेट करे दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं अगर 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें तो आपने उसको क्या बोला था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 ऑपोजिट पेरेंट्स। फाइन, तो अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस पढ़ रहे हैं, पहले हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा, प्लांट्स में भी हमने फ्लावरिंग प्लांट्स का देखा सेक्शन पूरा। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा था, सेक्सुअल हो रहा था कि एसेक्सुअल हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, है ना। और उस वहाँ रिप्रोडक्शन होने की वजह से फ्रूट बन रहा था, सीड बन रही थी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में देखी, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहे भाई, बिल्कुल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब मुझे बताओ यहाँ पर ह्यूमंस के केस में कौन सा रिप्रोडक्शन होने के चांसेस हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। तो यहाँ पर कौन सा रिप्रोडक्शन होने के चांसेस हैं, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन, तो यहाँ ह्यूमंस जो हैं दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ह्यूमंस आप जानते हो हमारे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज़्यादा इवॉल्व ऑर्गेनिज्म मतलब सबसे ज़्यादा विकसित ऑर्गेनिज्म है, इसके जितना तो और कोई इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है नहीं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया इस धरती पर आप लोग देखते ही हैं, है ना, कंप्यूटर्स बना लिए, क्या कार्स बना ली, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बना ली। बाकी एनिमल ने किसी ने बनाया हो तो बताओ आप लोग, हाँ, बाकियों ने तो नहीं बनाया। तो ह्यूमन जो है दे आर हाईली इवॉल्व ऑर्गेनिज्म ऑन द प्लैनेट अर्थ। अब क्योंकि वो इतने इवॉल्व हैं और अच्छी खासी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो करते हैं। फाइन, तो जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और जिनमें अच्छी खासी एनर्जी है टू इन्वेस्ट तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और बढ़िया प्रोजनी किस में बनेगी, सेक्सुअल में बनेगी। ठीक है भाई, एनर्जी जितनी इन्वेस्ट करोगे आउटपुट भी तो उतना ही मिलेगा ना, तो यहाँ एनर्जी का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आउटपुट भी उतना ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ओके, तो यहाँ आपको मैंने बताया, तो ह्यूमंस जो हैं दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात। दूसरी बात, ह्यूमंस जो होते हैं दे आर विविपेरस इन नेचर, विविपेरस। देखो 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एग के माध्यम से अंडे दे करके अपने बच्चे दुनिया में लेकर आते हैं, तो वो तो हो गए ओवीपेरस। ओके, जैसे हैन वगैरह के केस में, बर्ड्स वगैरह के केस में आप लोग देखते हो।
और विवी पैरस मतलब जो जन्म देते हैं, ठीक है, जो बर्थ देते हैं, मतलब पूरे इंडिविजुअल को अपनी बॉडी में रेडी करके फिर दुनिया में उसको लेकर आते हैं, उनको बोलते हैं विवी पैरस। फाइन। तो ह्यूमन इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा? विवी पैरस में, ठीक है, कोई ओवी पैरस तो नहीं बोल रहा। तो विवी पैरस जो हैं, ह्यूमंस आर विवी पैरस इन नेचर। ठीक है क्लास। तो अब ये बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, तो अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। ये लिखवाने की नीड लिख लो, रिप्रोडक्शन और सिग्निफिकेंस बहुत शॉर्ट में। ओके, और उसके बाद फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के केस में पढ़ेंगे। फाइन। तो पहले इतनी बेसिक बातें आप लोग थोड़ा लिखो। राइट डाउन द प्रोडक्शन ऑफ similar the production of similar progeny, the production of similar, ये ऐसे लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, सिमिलर वर्ड काट दो, बाद में लगा लो उसको, सिमिलर टू पेरेंट्स is called reproduction. Production of progeny which are similar to parents या simple similar to parents, ये सब लिखवाया जा चुका है, मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रही हूँ आप लोगों को, कॉमा डाल के, called reproduction. ओके, देन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। ऐसा नहीं है ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन की परिभाषा बदल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिग्निफिकेंस फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, एक दो लाइन छोड़ के लिखना भाई। ह्यूमंस, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो में कैपिटल एच और सैपियंस, पहला लेटर आपको कैपिटल बनाना है, सारे स्मॉल बनेंगे और दोनों वर्ड सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, एक अंडरलाइन कॉमन मत कर देना, सेपरेटली अंडरलाइन, साइंटिफिक नेम ऐसे ही लिखते हैं, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, सेपरेटली अंडरलाइन। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। ठीक है, तो ह्यूमंस एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइन। ह्यूमंस आर हाईली इवॉल्व्ड। भाई ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पता तो होना चाहिए ना ह्यूमंस के बारे में, ऑल्दो आप लोग खुद को जानते हैं बट स्टिल। ह्यूमन एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फुल स्टॉप। ह्यूमंस आर हाईली इवॉल्व्ड क्रिएचर्स ऑन आवर प्लैनेट। तो इसमें कोई शक तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ह्यूमंस आर हाईली इवॉल्व्ड क्रिएचर्स ऑन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट, दे आर विविपैरस इन नेचर। ठीक है, विविपैरस होते हैं, विविपैरस का मतलब VIVIPAROUS, विविपैरस। The organisms which give birth, the organisms which give birth to young ones. ठीक है, young ones मतलब progeny, young ones यानी progeny, इसी को ही आप offspring भी बोल देते हैं, इसी को ही आप child भी बोल देते हैं, एक ही बात है। लिख लीजिए इसको।
तो अब क्योंकि ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इसीलिए क्या ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा बेसिक जानना। ओके, लिख लिया इतना। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए भाई क्लास, कि जो ह्यूमंस हैं उनके केस में क्या है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जो है वो अलग अलग है। ऐसा है ना, जैसे कुछ एनिमल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, बट हमारे केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ह्यूमंस के केस में क्या होता है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने के लिए जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेल बॉडी है, मेल ह्यूमन है, तो मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, अभी कुछ भी नहीं लिखना आप लोगों को, पहले समझ लीजिए। मेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा दैट इज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस अगर आई लगा हुआ है तो सिंगुलर की बात हो रही है, और अगर प्लूरल है तो टेस्टिस। ओके, ऐसे ही जो फीमेल है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी, ऐसे अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो अभी समझ लीजिए, उसके बाद लिखना। तो जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस और फीमेल बॉडी में यहाँ पर ओवरी। देखिए भाई, तो यहाँ पे पहले कुछ टर्म्स हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो पहला टर्म जैसे आता है गोनाड, तो गोनाड बोलते हैं वो ऑर्गन्स जहाँ पर गैमेट्स बने। ठीक है, तो गैमेट्स आई थिंक आप लोगों को पहले बताए जा चुके हैं। गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें, उन सेल्स को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स। ठीक है, तो इनके पार्टिसिपेशन से ही एक नया इंडिविजुअल बनता है, और नया इंडिविजुअल का बनना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो उन सेल्स को आप क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स जहाँ बनती हैं, जिन ऑर्गन्स में बनती हैं, उन ऑर्गन्स को ही आप क्या बोलते हैं, गोनाड। ओके, तो गोनाड्स जो हैं वो ऑर्गन्स हैं जहाँ पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम बनते हैं। ओके, तो मेल गैमेट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या हो गया, ओवम या फिर एग। तो ये जिस जगह बने, जिस ऑर्गन में बने, उन ऑर्गन्स को आपने क्या बोल दिया, गोनाड। तो मेल में वो गोनाड कौन है, टेस्टिस, और फीमेल में वो गोनाड कौन है, ओवरी। यही वो जगह है जहाँ रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि गैमेट्स बनते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। ओके, तो ये जो गोनाड्स होते हैं इन्हीं को आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इस वजह से बोला गया है क्योंकि बेसिकली रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबसे पहले, तो इस वजह से तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, लिखना क्या पहले समझ लो उसके बाद लिखना। दूसरा इसके बाद आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन अभी कुछ भी नहीं लिखें, पहले समझ लीजिए, सब लिखवाया जाएगा, ये सिर्फ अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। इंसेमिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ, मेल जो गैमेट है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, तो मेल गैमेट स्पर्म का फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र होना, उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। क्लियर। फिर तीसरा स्टेप जैसे आ जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो
स्पर्म है ये किससे फ्यूज़ होता है? ओवम से। फाइन, तो ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है ये किस में चला जाता है? ओवम में चला जाता है। ठीक, तो आपने इसको क्या बोल दिया? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये जो सेल बनेगी, न्यूक्लियस तो इसमें चला गया, अब जो सेल बनेगी उसको आप क्या बोलेंगे? जायगोट। और जायगोट को ही आप क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। ऐसा एग जो फर्टिलाइज्ड हो चुका है। फर्टिलाइज मतलब उसमें स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री हो चुकी है। क्लियर? और जायगोट से ही फिर आगे मतलब डेवलपमेंट होता है और एक चाइल्ड और एडल्ट बनता है। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि हम भी पहले कभी क्या थे? जायगोट। ओके, तो ये सब चीज़ें आप लोग कंप्लीट करो, लिख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। लिखो भाई क्लास। इसमें कुछ लिखेंगे टर्म्स। नंबर 1, गोनाड। गोनाड में लिखेंगे द ऑर्गन इन बॉडी in which gametes are formed, in which gametes are formed, कॉमा डाल के लिखेंगे called gonad। ओके, यहाँ पर हो गया मेल गोनाड और यहाँ हो गया फीमेल गोनाड। सिंबल्स आप लोगों को पहले बताए जा चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहा। ठीक है, कुछ नया नहीं बताया आप लोगों को, ये सब बताया जा चुका है। मेल गोनाड में a pair of testes और यहाँ पर a pair of ovary। फाइन, गैमेट्स पे लिख लो नंबर 2 या इसी में लिख लो। यहाँ पर गैमेट्स कौन सा बनेगा? कौन सा गैमेट बनेगा भाई? स्पर्म। ठीक है, स्पर्म सेल कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर गैमेट कौन सा बनेगा? ओवम। इसी को आप क्या बोल देते हैं? एग सेल। ओवम, OVUM, इसी को क्या देते हैं? एग सेल। एक रफ डायग्राम बनाना है, बना लो कुछ इस तरीके से, बीच में न्यूक्लियस दिखा देना। ओके, अब आगे नंबर 2, गैमेट। गैमेट में लिखेंगे द रिप्रोडक्टिव सेल which on fusion give which on fusion with another reproductive cell या another opposite reproductive cell। या आप उसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
अंडरस्टूड है वैसे तो, हालांकि हम लोग स्पोर्ट्स पढ़े थे तो स्पोर्ट्स तो अकेले ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो और गैमेट जो होते हैं वो दूसरी सेल के साथ फ्यूजन करके नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो वो डिफरेंस जो है वो हम बाद में देख लेंगे, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी। पहले आप इसकी मेन डेफिनेशन लिख लो, द रिप्रोडक्टिव सेल विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन, विच पार्टिसिपेट्स इन सिंपल रिप्रोडक्शन। सिंपल डेफिनेशन लिखिए अभी के लिए, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हम अभी कर रहे हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आपको लिखवा दिया जाएगा। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं विच पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लो गैमेट्स दो तरीके के, एक होते हैं मेल गैमेट और दूसरे होते हैं फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट में कौन, स्पर्म, और फीमेल गैमेट में ओवम। ये सब आपको लिखवा दिया गया है पहले ही। यहाँ आ गया स्पर्म और यहाँ आ गया ओवम। ओके क्लास, ये कंप्लीट करिए जल्दी। हाँ जी, डन, कंप्लीटेड। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं नंबर थर्ड टर्म। यहाँ लिख लो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें लिखेंगे the fusion of the fusion of the fusion of male and female gamete, the fusion of male and female gamete to form zygote। ठीक है, zygote के ब्रैकेट में लिख लेना फर्टिलाइज्ड एग, कॉमा डाल के कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके, डन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है अगली हेडिंग बनाइए। ओवरव्यू ऑफ, अगली हेडिंग बनाइए ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओवरव्यू ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in humans। overview of sexual reproduction in humans। ठीक है, तो इसमें एक चार्ट बना लो, पहले बनवाया हुआ है तो अब मुझे ध्यान नहीं, आप लोग बना लो दोबारा। पेरेंट्स, फादर, मदर, ओके, यहाँ है स्पर्म, यहाँ है ओवम। ये क्या है, गैमेट्स। गैमेट्स है ना ये। उसके बाद इनके फ्यूजन से क्या बना, ज़ायगोट। प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन, इसी प्रोसेस को बोला फर्टिलाइजेशन। ज़ायगोट सिंगल सेल, ठीक। जब ये ज़ायगोट डिवाइड करना शुरू कर देता है कुछ इस तरीके से, ये ज़ायगोट जब डिवाइड करना शुरू कर देता है तो आप इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो यानी कि डिवाइडिंग जाइगोट। ओके, एम्ब्रियो हो गया डिवाइडिंग जाइगोट। अब इसी एम्ब्रियो में यहाँ लिखा जा रहा है, आप लोग वैसे लिखना वर्टिकली। तो यहाँ क्या होगा, अब कुछ सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया, कमिट कर लिया हम हार्ट का काम करेंगे, कुछ सेल्स ने डिसाइड कर लिया हम किडनी का रोल प्ले करेंगे, कुछ ने लिवर का, ठीक है। तो सेल्स इस तरीके से स्पेशलाइज हो जाएंगी, स्पेशलाइजेशन ले लेंगी, कमिट हो जाएंगी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गन का काम करने के लिए, ठीक है। तो जब ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, फीटस। यानी कि एम्ब्रियो के आगे फर्दर डेवलपमेंट से जब ऑर्गन्स बनने लग जाएं तो अब आप उसको क्या बोलेंगे, फीटस, ठीक है। उसके बाद ये डेवलप हो जाता है फुल टर्म फीटस। फुल टर्म फीटस का मतलब जो अब मतलब जिसकी अब जो डिलीवर हो जाएगा इमीडिएटली कुछ टाइम बाद, तो उसको आप बोलते हैं फुल टर्म फीटस। इसी की क्या हो जाती है, डिलीवरी। डिलीवरी को ही चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं, चाइल्ड बर्थ। और इसको ही हम टेक्निकली बोलते हैं पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। ओके, डिलीवरी यानी कि चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन। उसके बाद जब बर्थ हो जाएगा तो आप लोग जानते हैं जो यंग वंस होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं, उन्हें दूध वगैरह पिलाया जाता है, मिल्क फीडिंग कराई जाती है, तो उसी को ही कहा जाता है लैक्टेशन, मिल्क फीडिंग। ठीक है क्लास, ये आप लोग कंप्लीट करो। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि पेरेंट्स जो हैं उनकी बॉडी में गैमेट्स बनेंगे, फादर की बॉडी में स्पर्म, मदर की बॉडी में ओवम। उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा दोनों सेल्स का, जायगोट बन जाएगा, जायगोट का ही डेवलपमेंट आगे फिर फीटस। ओके, फिर फीटस से फुल टर्म फीटस। फुल टर्म फीटस बिल्कुल बर्थ होने के बाद, डिलीवर होने के बाद वो एक न्यूबॉर्न उसको कहते हैं। आप लोग यहाँ एक स्टेप अगर स्किप नहीं होता तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। इसी को इन्फेंट कहा जाता है जिसको हम लैक्टेशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे 2 एरोज लगा देना, मतलब कई स्टेजेस के बाद ये चाइल्ड, देन एडल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया है कंप्लीट ओवरव्यू, आपको बता दिया। तो यही सब स्टेप्स अब हमें डिटेल में पढ़ने हैं कि किस तरीके से एक फाइनली नया इंडिविजुअल न्यूबॉर्न बेबी बनता है, और न्यूबॉर्न बेबी जो है उसी का ही फिर आगे डेवलपमेंट होगा, और इससे चाइल्ड मतलब एक छोटा बच्चा है, देन आगे एडल्ट, बड़े हो जाते हैं। ओके, चलो, तो ये हो गया है डन। एक क्वेश्चन लिखो आप लोग पहले, राइट ऑन द क्वेश्चन, differentiate between sperm and ovum. Differentiate between sperm and ovum। अभी हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मैं बिल्कुल बेस से ही स्टार्ट कर रही हूँ।
स्पर्म ओवम आपको बता दिया रिप्रोडक्टिव सेल है। अब उसका डिफरेंस वगैरह अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, है ना, हार्मोन्स वगैरह के बारे में, वो सब आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो बिल्कुल फंडामेंटल से ही बताया जा रहा है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, या मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऐसे करके भी आ सकता है, ठीक है। डिफरेंस के क्वेश्चन हमेशा चार्ट टेबल में लिखा करो भाई। तो यहाँ आ गया स्पर्म, यहाँ है ओवम। देखो पहला डिफरेंस, स्पर्म जो होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में आपको छोटे मिलेंगे, ओके, ये छोटे मिलते हैं साइज में, जबकि ओवम इज लार्जर इन साइज, ओवम इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू व्हाट, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू स्पर्म, स्पर्म के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी बड़े होते हैं, ओके। क्यों, ऐसा क्यों, रीज़न क्या है उसके पीछे। देखो भाई आप लोग सिंपल सी बात जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप अभी आपको बताया था, तो उसमें कहा था कि स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एंटर करता है ना, ठीक है। तो अब जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें कौन सी सेल का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा, मेल गैमेट सेल का ज़्यादा रहा या फीमेल गैमेट सेल का ज़्यादा रहा, फीमेल गैमेट सेल का ज़्यादा रहा, ठीक है। आगे जो भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, मतलब एक सेल बन गई, अब एक से दो सेल बनानी है, दो से चार बनानी है, ऐसे पूरा फीटस रेडी करना है, नया इंडिविजुअल बनाना है। तो अब मुझे बताओ इसके लिए न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए, तो न्यूट्रिशन कहाँ स्टोर हैं, ओवम के अंदर स्टोर है, इसीलिए ओवम का साइज़ लार्जर होता है, क्योंकि उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करनी है डिवाइडिंग सेल्स को। फाइन, स्पर्म जो है उसके केस में ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ तो न्यूक्लियस दे दिया बस छुट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए इसलिए ओवम इज़ लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू स्पर्म। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एज न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड, nutrients are stored inside ovum, as nutrients are stored inside ovum for development, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 2, स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर, मोटाइल होता है, मतलब मोशन कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, क्यों, ऐसा क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ फ्लैजिलम, फ्लैजिलम। तो आप लोग जानते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो अभी दिखाते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाते हैं, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को फ्लैजिलम बोलते हैं, तो इसकी वजह से ये मोटाइल होता है, जबकि ओवम इज नॉन मोटाइल इन नेचर बिकॉज ऑफ नो फ्लैजिलम, यहाँ तो कोई फ्लैजिलम है ही नहीं ओवम में, बिकॉज ऑफ नो फ्लैजिलम। फिर तीसरी बात यहाँ पर क्या आ सकती है, स्पर्म मेल गैमेट है, ये वैसे अंडरस्टूड है बट स्टिल डिफरेंस बता रहे हैं, तो ये पहला डिफरेंस बनाकर भी आप लोग लिख सकते हैं, पहले में ही लिखा जाएगा वैसे ही, ये फीमेल गैमेट है। और एक और डिफरेंस और लिख लो, जो स्पर्म्स होते हैं ये काफ़ी नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जबकि ओवम एक ही प्रोड्यूस होता है। तो यार नंबर 4 डिफरेंस लिख लेना, प्रोड्यूस्ड इन लार्जर क्वांटिटी, प्रोड्यूस्ड इन लार्जर क्वांटिटी। और यहाँ लिख लो नंबर 4, प्रोड्यूस्ड इन लेसर क्वांटिटी, लेसर क्वांटिटी। ओके क्लास, तो ये स्पर्म और ओवम में मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। तो स्पर्म सेल जो होती है दैट इज स्मॉलर इन साइज, ओवम इज लार्जर इन साइज। क्यों लार्जर है, क्यों स्मॉलर है वो भी बता दिया। मोटाइल किसकी वजह से है, नॉन मोटाइल किसकी वजह से है वो भी बताया। मेल और फीमेल गैमेट पहले ही हम बता चुके हैं। और उसके बाद स्पर्म बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं, मेल बॉडी में काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, जबकि फीमेल बॉडी में ओवम इज़ वेरी लेस इन क्वान्टिटी।
फाइन, चलो ये हो गया है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन लिखो इसके बाद। आज कुछ टर्म्स ही कर रहे हैं, इन सब टर्म्स का यूटिलाइजेशन हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए बोला आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, बिल्कुल फंडामेंटल कर रहे हैं। इन सब का यूटिलाइजेशन अगले टर्न पर मतलब अगली क्लास में आ जाएगा, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में देखा। पहले ट्रांसपोर्टेशन में हमने बेसिक सीखा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिर उसका यूटिलाइजेशन देखा था। ओके, तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही है। अगला लिखेंगे इसके बाद, अगला क्वेश्चन, डिफाइन प्यूबर्टी। डिफाइन प्यूबर्टी। इसमें देखो, प्यूबर्टी वो पर्टिकुलर एज होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल हो जाएं, ठीक है। अभी आपको बताए कि मेल बॉडी में जो गोनाड है दैट इज टेस्टिस, और फीमेल बॉडी में जो गोनाड है दैट इज ओवरी, है ना, ऐसा है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जब ये फंक्शनल हो जाते हैं, फंक्शनल या मैच्योर होने का मतलब जब इनके अंदर गैमेट्स बनने शुरू हो जाएं, ठीक है। जिस भी एज में मेल बॉडी में स्पर्म्स बनने शुरू हो जाएं या जिस भी बॉडी में फीमेल बॉडी में ओवम बनने शुरू हो जाए, उस पर्टिकुलर एज को ही आप क्या बोल देते हैं, प्यूबर्टी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए प्यूबर्टी में आंसर द रिप्रोडक्टिव अ पर्टिकुलर एज, ऐसे लिख लो, अ पर्टिकुलर in which reproductive organs a particular age in which reproductive organs become mature और functional, ठीक है। कॉमा डाल के बोल लिखेंगे यहाँ पर called puberty. For example, in girls 10 to 12 years, ठीक है। मतलब कोई बच्ची अगर 10 साल की है, 11 साल की है, 12 साल की है, तो डिपेंडिंग सब में अलग अलग ही होता है। किसी में 10 साल की उम्र में, किसी में 11 साल की उम्र में, किसी में 12 साल की उम्र में, किसी में 13 ईयर्स का भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पर्टिकुलर एज पर ही उसकी बॉडी में ओवरी जो है वो फंक्शनल हो जाए, मतलब स्पर्म बनाना ओवम बनाना शुरू कर दे, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे, वो उसकी प्यूबर्टी एज कही जाएगी। तो पर्टिकुलर एज इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम मैच्योर या फंक्शनल कॉल्ड प्यूबर्टी। यहाँ मैच्योर और फंक्शनल का मतलब गैमेट फॉर्मेशन से है, तो आप लोग अपने लेवल पर ये लिख लेना, गैमेट फॉर्मेशन इन गर्ल्स, और यहाँ पर लिखेंगे इन बॉयज़ यहाँ पर हो जाएगा 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। 12 to 15 ईयर्स ऑफ एज। तो किसी में 12 ईयर्स, किसी में 13 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स, 15, किसी में 16 भी हो जाता है। तो क्या, तो वो डिपेंडिंग कैसा हार्मोनल कंडीशन है बॉडी का। तो ये आप लोगों को प्यूबर्टी के बारे में बताया। कर दिया भाई कंप्लीट, चलो। तो ह्यूमंस जो हैं उनके बारे में हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें समझ में आ गया, ओके। गोनाड समझ में आ गया कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ गैमेट्स बने उन्हें गोनाड कहेंगे। फिर मेल गोनाड, फीमेल गोनाड, ये भी क्लियर है, ओके। गैमेट्स भी क्लियर हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल
तो वो रिप्रोडक्टिव सेल हैं और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, उनके पार्टिसिपेशन से नया इंडिविजुअल बनेगा। ये भी समझ में आ गया। तो मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, दोनों में डिफरेंस भी जान लिया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी समझ लिया, इन दोनों का फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ओके ऐसा है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, फाइन। इसके अलावा और आपको क्या बताया अभी, प्यूबर्टी, ओके। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल जो डिस्कशन है वो अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है क्लास। अब आगे की कहानी करते हैं। इसमें आगे अगली हेडिंग बनाओ। अब हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं लिखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 अ पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, देन अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को ही कहा जाता है ओविडक्ट। देन तीसरा यूट्रस, UTERUS, यूट्रस। नंबर 4 a pair of mammary glands, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स, MAMMARY, मैमरी ग्लैंड्स को ही कहा जाता है ब्रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना लो फीमेल बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बनाइए भाई डायग्राम क्लास। तो इसमें पहले समझ लो, देखो इधर। तो यहाँ पर ये जो ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ये इनको बोलेंगे पेयर ऑफ ओवरी। ये एक ओवरी है, दूसरी ओवरी है, ठीक है, दो दिखाई दे रही है इसलिए पेयर, फाइन। ऐसे ही यहीं से ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, इन ट्यूब्स को कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट भी कह देते हैं। तो ये भी नंबर में दो दिखाई दे रही हैं इसलिए अ पेयर। ये जो पूरा एरिया है इसे बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस वो जगह है जहाँ पर यूट्रस वो जगह है जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अभी आप लोगों को बात बताई थी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, जायगोट से आगे फर्दर एम्ब्रियो और एक फीटस रेडी होगा। तो ये सारा जो डेवलपमेंट का काम है, नया इंडिविजुअल बनने का काम है, ये इसी जगह होता है, यूट्रस में ही होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा वेजाइना, उससे ठीक ऊपर सर्विक्स, ओके। तो ये पहले आप लोग इसमें लेबलिंग कर लो। फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, फीमेल गोनाड,
ये है यूट्रस। यूट्रस में अंदर ये जो मैंने वेवी सी एक लेयर दिखाई है, इस लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ENDOMETRIUM, एंडोमेट्रियम। अभी सिर्फ आप इसकी लेबलिंग कर लीजिए, इसका यूटिलाइजेशन या क्या इसका रोल है, सिग्निफिकेंस है, वो सब हम अगले की क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, काफ़ी डिटेल टॉपिक है ये। तो एंडोमेट्रियम वस्कुलराइज्ड लेयर। वस्कुलराइज का मतलब होता है मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हो गया सर्विक्स, ये हो गया वेजाइना। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं सर्विक्स के बीच में ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल, ये वो वाला सर्वाइकल नहीं है भाई, वो जो गर्दन में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो अलग है, ठीक है। ये सर्वाइकल कैनाल है, ये वेजाइना, इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल क्यों? क्योंकि इसी जगह से नया इंडिविजुअल जो फुल टर्म फीटस है वो डिलीवर होता है, वो दुनिया में आता है, वो बाहर निकलता है, इसीलिए बर्थ कैनाल, सिंपल भाषा में। ओके, तो यहाँ हो गया सर्वाइकल कैनाल, ये हो गया वेजाइना, इन दोनों को मिला के बोलेंगे बर्थ कैनाल। ओके क्लास, तो ये जो डायग्राम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, यहाँ लिख लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डन, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, इसमें हमें दोनों सिस्टम्स पढ़ने हैं। मेल बॉडी में प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है और फीमेल बॉडी में प्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ना है। तो अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवा दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या और ऑर्गन्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम ओवरी। ओवरी तो है ही, इसके साथ यूट्रस भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है, और बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी आपको बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब क्या हैं, अब इसको ज़रा एक एक करके ही हमें डिटेल में समझना है। देखो, तो ओवरी जो है ये तो क्लियर है, ये क्या रिलीज़ करेगी, गोनाड है, तो इसमें गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा तो ये गैमेट रिलीज़ ही करती होगी, ठीक है। तो जो ओवरी होती है ये ओवम प्रोडक्शन और रिलीज़ करने का काम करती है, यहीं पर ये ओवम बनता भी है और यहीं से ओवम रिलीज़ भी होता है, ठीक है। रिलीज़ होकर के कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में ओवम चला जाएगा, क्लियर। और फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं, इस फैलोपियन ट्यूब में का क्या रोल होता है, यहाँ इसकी वॉल्स में, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, बाउंड्री, इसी वॉल में सिलिएटेड एपिथीलियम होता है। आप लोगों ने टिश्यूज़ पढ़ा होगा क्लास 7th में, है ना, तो उसमें एपिथीलियल टिश्यू था, एपिथीलियम था, उसी में ही एक पार्ट था सिलिएटेड एपिथीलियम। तो सिलिएटेड एपिथीलियम जो है ये ऐसा एपिथीलियम है जिसमें सिलिया निकल रहे होते हैं। जैसे सपोज ये एपिथीलियम मैंने दिखाया, तो यहाँ पर सीलिया कुछ इस तरीके से, सीलिया मतलब एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उनको सीलिया बोल देते हैं, और बहुत काफ़ी सारे होते हैं नंबर में। तो यही सीलिया जो होते हैं ये ओवम को आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ ढकेलते हैं। तो ओवम खुद तो नहीं चल सकता क्योंकि फ्लैजिलम नहीं है, तो इसकी वजह से वो आगे बढ़ जाता है, ओके। और फैलोपियन ट्यूब में भी एक पर्टिकुलर जगह पर ही आकर के फर्टिलाइजेशन होता है। अभी कुछ भी नहीं ड्रॉ करना आप लोगों को, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो जो बेसिक बात बताई जा रही है। तो ये जो ओवम है ये आगे पुश होता है सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से, और एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंच के ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। फर्टिलाइजेशन हो पाएगा तो रिजल्ट आपको मालूम ही है, कौन सी सेल बन जाएगी, जायगोट बनेगा, ठीक है। अब यही जायगोट से एम्ब्रियो और फुल टर्म फीटस पूरा कहाँ पर बनता है, यूट्रस में बनता है, ठीक है। और यूट्रस में बनने के बाद जैसे ही फुल टर्म फीटस रेडी हो जाता है, फिर वो डिलीवर होता है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के रास्ते, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ कैनाल। ओके क्लास, बात समझ में आई? तो ये कुछ बातें आप इनके आगे लिख कर ही ख़त्म करो, डायग्राम बन गया होगा आप लोगों का।
अच्छा, इस डायग्राम के अंदर ना सिलिएटेड एपिथेलियम दिखा दो आप लोग इस तरीके से। यहाँ फैलोपियन ट्यूब में इसकी लेबलिंग कर लेना, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो सिलिएटेड एपिथेलियम का रोल क्या है? टू पुश फॉरवर्ड, टू पुश द एग फॉरवर्ड। ठीक है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम का रोल है। पेयर ऑफ ओवरी में लिख लो, इसके दो फंक्शंस हैं। यहाँ आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख लीजिए, अलग से हेडिंग बना के लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हैं। या यहाँ आप लोग नहीं, या पहले ओविडक्ट वगैरह के बारे में लिख लो, क्योंकि ओवरी के दूसरे फंक्शन भी हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो वो वहाँ पर भी कवर अप हो जाएंगे, इसलिए टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में लिख लो कैरीज ओवम। ठीक है, ये ओवम को कैरी करती है, पहला रोल, और दूसरा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। अभी आप लोगों को बताया फर्टिलाइजेशन इसी जगह हुआ है ना, तो ओवम को कैरी भी करती हैं, फर्टिलाइजेशन की साइट भी है। यूट्रस का क्या रोल है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, और मैमरी ग्लैंड्स का क्या रोल है? फॉर मिल्क फीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड के बर्थ हो जाने के बाद जो मिल्क फीडिंग होती है उस प्रक्रिया को लैक्टेशन बोलते हैं, अभी बताया। और लैक्टेशन कराने के लिए मैमरी ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये कंप्लीट करो भी क्लास। हाँ जी, डन। कंप्लीटेड। ओके, हाँ जी क्लास। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के लिखो। डायग्राम बन गया, ये आप लोगों को बता दिया। अब एक क्वेश्चन बना के लिखेंगे। मेंशन सम फंक्शंस ऑफ ओवरी। ओवरी के कुछ फंक्शंस आपको बताने हैं। मेंशन सम फंक्शंस ऑफ ओवरी। तो आंसर, ओवरी परफॉर्म्स टू फंक्शंस। ठीक है, नंबर 1, ओवम, सॉरी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवरी इनटू ओविडक्ट। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवरी इनटू ओविडक्ट। जो भी ओवरी है वो ओवम जब रिलीज करती है ओविडक्ट में, तो उस प्रोसेस को आप बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन का काम हो गया, इसी को ही आगे लिख सकते हैं। ओवरी और किसका काम करती है? फीमेल गोनाड का, दैट इज साइट ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट यही बनता है ना ओवरी में, इसलिए फीमेल गोनाड।
तीसरा ovary synthesizes two hormones, दो हॉर्मोन्स बनाती है ओवरी. नंबर 1 ईस्ट्रोजन और नंबर 2, ये ईस्ट्रोजन में कुछ बुक्स में ओ लगा हुआ नहीं मिलता, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, प्रोजेस्टेरोन. तो ओवरी सिंथेसाइजेस टू हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. डन. अब एक क्वेश्चन और लिखो इसके बाद, ये तो ओवरी के रोल्स हुए. नेक्स्ट, मेंशन द रोल्स ऑफ हॉर्मोन्स secreted by ओवरी. ठीक है, आंसर की शुरुआत पहले हार्मोन से होगी. पहले आपको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि हार्मोन्स होती क्या हैं. बात समझ में आ रही है? तो पहले हार्मोन समझेंगे, उसके बाद बात आगे की करेंगे. तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या समझा. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले आप लोगों को ह्यूमन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया. ह्यूमन्स आर विविपारस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग बॉडीज़ में प्रेजेंट हैं, तो ये सब चीज़ें बताई. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम भी जाना आप लोगों ने. इसके अलावा हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस करी. देन स्टार्ट किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया है. इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करें, दिमाग में बैठा लें. और उसके बाद हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे ये हार्मोन्स क्या काम करती हैं जो ओवरी से रिलीज़ हुई हैं, और पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे कि कैसे जायगोट से एक नया न्यूबॉर्न बेबी रेडी होता है. ओके, तो ये हम आगे की क्लास में सीखेंगे. इतना पहले आप लोग अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लेना. और टेस्ट होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर का, और हाँ इसी का ही. तो इतना आप लोग जल्द से जल्द प्रिपरेशन भी करें अपनी. टेस्ट की डेट आपको बता दी जाएगी. ओके क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू, बाय बाय.